गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिवीजन में आज हम हमारा दूसरा लेसन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, जिनके बारे में आपको मैंने विस्तार से पढ़ा दिया है। देखिए, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, अर्थात इसका जो आकार है उसको अपन बोलते हैं भूभाग बोलते हैं। इसका आकार पूरी तरीके से गोल नहीं है। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी दबी हुई है, ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा अन्य मध्य भाग में उभरी हुई है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है, या इस संबंध में आपकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब देखिए। अगर अपन ग्लोब देखते हैं, ये देखिए ग्लोब है, अगर इस ग्लोब को देखते हैं तो ऊपर से और नीचे से ये जो भाग है ये हमें दबा हुआ प्रतीत होता है, दबा हुआ दिखाई देता है। जैसा कि हम चित्र 2.1 में देख रहे हैं, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात जो ग्लोब है उनका आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अनेक प्रकार के आकार के ग्लोब पाए जाते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, अर्थात कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई अनुभव होती है। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, ऐसे ग्लोब भी बनाए जाते हैं जिनको फोल्ड कर सकते हैं। उनमें हवा भरते ही वो क्या है, ग्लोब का रूप ले लेते हैं। और इन्हें हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जाया जा सकता है। आसानी रहती है, जेब में रख के ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं रहते हैं। ग्लोब कैसे हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, ये गतिशील होते हैं, इन्हें हम घुमा सकते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। जिस प्रकार से कुम्हार का एक पहिया होता है जिस पर वो बर्तन बनाता है, जो चाक होता है जिस प्रकार से उसको घुमाया जाता है, उसी प्रकार से इस ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, अर्थात जो ग्लोब होता है, इस ग्लोब के द्वारा हम महाद्वीपों को, महासागरों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है, इन्हें पढ़ने की आवश्यकताएं होती है, जो आपको मैंने बताई थी। दो प्रकार की रेखाएं बताई थी ग्लोब में मैंने आपको, एक होती है अक्षांश रेखाएं, दूसरी होती है देशांतर रेखाएं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। एक सुई के समान होता है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था। देखिए, ये यहाँ पर सुई के समान यहाँ बिल्कुल आर पार है, तो इसको अपन देखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे ये सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है, अर्थात ऊपर का जो भाग है, अर्थात ये जो भाग है, अर्थात ये जो ऊपर का भाग है इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और ये जो नीचे का होता है इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, अर्थात पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो उसी प्रकार से इस ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, अर्थात काल्पनिक होती है, ये वास्तव में नहीं होती है, केवल इसको माना जाता है। और मानते इसलिए हैं क्योंकि हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है। इसके बाद देखिए,
अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के बीच में से एक रेखा गुजरती है जिसको विषुवत वृत्त कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी के बीच में से ये जो रेखा जा रही है, ठीक है, इस रेखा को कहते हैं विषुवत वृत्त। क्या कहते हैं इसे? यहाँ से ये जो जा रही है और इधर की तरफ ये जा रही है, पृथ्वी के चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ होती है, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। जैसे ये पृथ्वी को यहाँ से डिवाइडेशन कर दिया तो ये ऊपर का भाग तो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और वैसे ही ये जो नीचे का भाग होता है, ये जो नीचे का भाग होता है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। अर्थात 2 गोलार्धों में हमारी पृथ्वी बटी हुई है। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध वाले दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, अर्थात दोनों जो भाग होते हैं इनका जो आकार होता है वो बराबर होता है, एक समान होता है, एक जैसा होता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त है, एक काल्पनिक वृत्त है ये, जिसको माना गया है, होता नहीं है लेकिन माना गया है। ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, अर्थात इसके द्वारा जो विभिन्न स्थान हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी देशांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अर्थात जैसे ये विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ भी अक्षांश रेखाएं हैं और नीचे की तरफ भी अक्षांश रेखाएं स्थित है। अक्षांशों को अक्ष में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? अक्ष में मापा जाता है। अब इसके बाद देखिए विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, अर्थात विषुवत वृत्त जो होता है उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश इसको कहा जाता है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग है। अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री अक्षांश होता है। इस प्रकार 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश है जिस पर उत्तरी ध्रुव को दर्शाया गया है। उसी प्रकार 90 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी अक्षांश है जिसे दक्षिणी ध्रुव से समझाया गया है। अब देखो ऊपर 90 डिग्री और नीचे भी 90 डिग्री, तो ऊपर का जो 90 डिग्री होता है इसे तो कहते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे का होता है इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये 2 ध्रुव हो गए आपके। अब देखिए इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, यानी कि जो उत्तरी अक्षांश में जो रेखाएं हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं, तथा विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में जो समानांतर रेखाएं होती है उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे ये अक्षांश रेखा कौन सी है? 0 डिग्री, जिसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई। तो ये जो ऊपर की है इसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे, नीचे वाली इसे दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अर्थात जैसे ये रेखा जा रही है तो इस पर जैसे विभिन्न देश है, जैसे भारत है, इधर ये अमेरिका वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो ये जो अक्षांश जहाँ से गुजर रहा है ये विभिन्न देशों की जो स्थिति है इस स्थिति को बताता है। ठीक है, इसके बाद देखिए चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत रेखा के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। कुछ ऐसे हैं जो उत्तर में हैं, कुछ ऐसे हैं जो दक्षिण में। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से हम इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके माध्यम से
हम इसको आराम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जैसे 20 डिग्री ये रहा, ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 80 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है जो उत्तरी ध्रुव है। उसी प्रकार से ये नीचे की तरफ जाएंगे विषुवत रेखा से, तो ये 20 डिग्री, फिर इसके बाद 40 आएगा, फिर इसके बाद में 60 आएगा, इसके बाद में 80 आएगा और फिर 0 डिग्री जो 90 डिग्री आएगा वो 90 डिग्री आएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको समझने का प्रयास किया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।